दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। यह ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सामान्य प्रश्न हैं, लेकिन टेक्निकल हैं थोड़े। कभी कभी परीक्षा का जब प्रेशर होता है ना, तो ये आसान गलतियां हो जाती हैं, और किसी भी परीक्षा से बाहर होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो कभी कठिन प्रश्न नहीं होते बल्कि आसान प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इन आसान प्रश्नों को सामान्य तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं नोट कर दूंगा, बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बात और आपसे कहना है कि यह जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, यह केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आरओ की परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, बीपीएससी की परीक्षा, मतलब जहां जीएस पूछा जाता है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी नहीं है तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है झारखंड। तो बताइए कि इसमें से भारत का कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता होगा कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो कुल कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना? 8 राज्यों से गुजरती है भारत में कर्क रेखा। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, आप सबको पता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा का जब प्रेशर रहता है ना, तो चीजें याद नहीं आती। तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इन 8 राज्यों को जान लेते हैं कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, उसके बाद है राजस्थान, पश्चिम से पूरब की ओर आते हैं। ठीक है, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, मैप पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, यहां से देखिए, यहां से गुजरात से, ये देखिए ये हिस्सा जो है ये राजस्थान का हिस्सा है, फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में आते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद झारखंड का एरिया, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार जो कर्क रेखा है वह कहां से गुजरती है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह है कर्क लाइन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके संबंध में तमाम ट्रिक भी चलते हैं जो बहुत उपयोगी हैं। जैसे एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, तो आसान सा ट्रिक है। ठीक है ना, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं। जैसे मित्र का मतलब हो गया, इसका मतलब मिजोरम हो गया, इसका मतलब त्रिपुरा हो गया, इसका मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, और ये हो गया र का मतलब झारखंड हो गया। ठीक है, और ग का मतलब गुजरात हो गया, म का मतलब मध्य प्रदेश, और छा का मतलब इधर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया। ठीक है ना, तो झारखंड और झारखंड हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये झारखंड 8, तो कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसीलिए हम ऐसे प्रश्नों को आपको दोहरा रहे हैं कि जो आसान से प्रश्न है वो गलत ना होने पाए। ठीक, अब चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसमें उत्तर कौन सा होगा। उत्तर क्या होगा? तो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से भी नहीं, तो कहां से? झारखंड से होकर गुजरती है।
ठीक है। तो भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा राज्य है? झारखंड है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है नागरकोइल और ऑप्शन डी है रामेश्वरम। तो आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में आके मिलते हैं। तो देखिए वो कौन सा स्थान है, तो वह है कन्याकुमारी। ठीक है, भारत में स्थित कन्याकुमारी में जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में आके मिलते हैं। अब देखिए ये मैप है। ठीक है, मैप में देखिए, यह देखिए अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। ठीक है, यह क्या है? यह है अरेबियन सी या अरब सागर है। ठीक है, तो ये अरब सागर है, यहां से यहां तक आया है, इधर इंडियन ओशन है। ठीक है ना, हिंद महासागर जिसे कहते हैं, और यह है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। और देखिए ये तीनों कहाँ आके मिले हैं, ये जगह कौन सी है? यह है कन्याकुमारी। ठीक है ना, तो यह कन्याकुमारी में आके अरेबियन सागर, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल तीनों आके मिलते हैं। अब देखिए कन्याकुमारी है कहाँ, तो तमिलनाडु राज्य में है। आप देख रहे हैं कि यह तमिलनाडु का मैप है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर के आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, क्योंकि लोग गलती से जो है इंदिरा पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, जबकि इंदिरा पॉइंट का जो प्रश्न है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो सुदूरस्थ दक्षिणी भाग जब पूछता है, दक्षिणी पॉइंट जब पूछता है, तब इंदिरा पॉइंट का नाम आता है। कन्याकुमारी में यह तीनों जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में आके मिलते हैं। यह देखिए आप मैप में सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि इधर से बे ऑफ बंगाल आ रही है, इधर से अरेबियन सी है और इधर से इंडियन ओशियन है। ठीक है ना, तो यह तीनों कन्याकुमारी में आके मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है एटना और ऑप्शन डी है अरावली। तो बताइए कि रेजिड्यूअल पर्वत, इसे जानते हैं क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, रेजिड्यूअल पर्वत को क्या कहते हैं? इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है ना, तो बताइए कि इनमें से कौन रेजिडुअल पर्वत या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है किलिमंजारो, ऑप्शन सी है एटना और ऑप्शन डी है अरावली। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसमें से अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो है अरावली पर्वत। ठीक है ना, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब एक चीज जान लेते हैं कि आखिर अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत या इसे रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे पर्वत जो अपर्दन की प्रक्रिया, क्या ऐसे पर्वत जो अपर्दन या सामान्य लैंग्वेज में कहें कटाव, ऐसे पर्वत जो अपर्दन या कटाव की प्रक्रियाओं के कारण, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, प्रक्रियाओं के कारण ये क्या होते हैं? अपने मूल स्वरूप से काफी हद तक क्षीण हो जाते हैं। अपने मूल स्वरूप से ये क्षीण हो जाते हैं। ठीक है ना, घिस जाते हैं, टूट फूट के बिखर जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ठीक है ना, क्षीण हो जाते हैं। अब देखिए अपर्दन की प्रक्रिया से क्या होता है कि जो इनकी चोटियां होती हैं, जो ऊंचाई होती है, वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो निचला कठोर वाला भाग होता है, ठीक है, कठोर अवशेष बच जाते हैं। ठीक है ना, कठोर अवशेष, इससे क्या होता है कि कठोर अवशेष बच जाते हैं। ठीक है, अब यह जो है ये पर्वत क्या होते हैं? ये पुराने भू आकृतिक संरचनाओं के अवशेष होते हैं जो लाखों वर्षों तक अपक्षय और क्षरण प्रक्रियाओं, अब देखिए अपक्षय और क्षरण कैसे होता है? जैसे वायु के द्वारा अपक्षय होता है, जल के द्वारा आदि से जो है ये अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, अब देखिए अपर्दन की प्रक्रिया के बाद जो है जो कठोर हिस्सा बचता है, उसे ही कठोर अवशेष बचता है, उसे ही अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो रेजिडुअल पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो यह अरावली पर्वत है।
ठीक है ना। भारत का विंध्याचल पर्वत भी क्या है, यह भी रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। तो विंध्याचल पर्वत भी इसका उदाहरण है और अरावली पर्वत भी इसका उदाहरण है, ठीक है। और अरावली जो है दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। अरावली क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, अरावली क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये हो गया रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण अरावली है, ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, गुरु शिखर यह पर्वत चोटी है और किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जल्दी से आप अपने आंसर हमें बताइए कि गुरु शिखर किस पर्वत की चोटी है और किस राज्य में स्थित है, जल्दी से हमें बताइए, ठीक है। अब देखिए गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है राजस्थान में, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, ठीक है ना। और यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। तो राजस्थान, गुरु शिखर कहाँ स्थित है, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर और यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। आपने नाम सुना होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह कहाँ स्थित है, यह भी माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, माउंट आबू में स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, यह भी माउंट आबू में स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो यह माउंट आबू में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। आपको बताना है कि इनमें से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है सिपकीला दर्रा, ऑप्शन सी है चुम्बी घाटी और ऑप्शन डी है बनिहाल दर्रा। तो बताइए कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो देखिए कौन सा दर्रा है, वह है जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा जो है यह किसको जोड़ता है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, लेह से जोड़ता है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और वर्तमान में जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में, ठीक है ना, लद्दाख में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पहले यह जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यह लद्दाख संघ शासित क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। यह पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। और यह जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, यह बात याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा दर्रा है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को यह तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है।
सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तो इसे याद रखिएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, इसे याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं छठे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन ए है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ऑप्शन बी है अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी है भारत को श्रीलंका से और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो बताइए 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है, ठीक है। अब देखिए ये मैप है, मैप में देख लेते हैं 10 डिग्री चैनल। ये देखिए ये 10 डिग्री चैनल है, ये रेड लाइन जो गई है ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। और इधर देखिए लिटिल अंडमान है, ठीक है, इधर का इलाका लिटिल अंडमान और इधर है कार निकोबार, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा दिखाई दे रहा है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो याद रखिएगा अंडमान को निकोबार से जो है, अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल आता है, ठीक है ना। अब एक चीज और जानते हैं, ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ता भी है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल ये क्या है, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ता भी है, या इसे कह सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में, द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, 2 चैनल और हैं। एक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक है 8 डिग्री चैनल। क्या है, 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल किनको किनको अलग करता है, तो यह जो है मालदीव, 8 डिग्री चैनल किनको किनको अलग करता है, यह जो है मालदीव और भारत को अलग करता है, ठीक है। मालदीव को, मालदीव व भारत के लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है, लक्षद्वीप के बीच में यह 8 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मालदीव व भारत के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल है। या कभी कभी पूछा जाता है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, इसे याद रखिएगा। एक चैनल है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये तीनों चैनल ही परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। 9 डिग्री चैनल यह क्या है, यह लक्षद्वीप समूह के एंड्रोथ द्वीप, क्या है, एंड्रोथ और मिनिकॉय द्वीपों के बीच में स्थित है। एंड्रोथ और मिनिकॉय द्वीपों के बीच स्थित है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। जो 9 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप समूह के एंड्रोथ और मिनिकॉय द्वीपों के बीच में स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व भारत के लक्षद्वीप के बीच में है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप द्वीप समूह के एंड्रोथ द्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के बीच में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है महानदी। तो बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी नदी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है ना। याद रखिएगा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी की कुल लंबाई कितनी है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, यह भी जान लीजिए। तो यह जो है त्र्यंबकेश्वर, आपने नाम सुना होगा, त्र्यंबकेश्वर यह कहाँ स्थित है, नासिक में स्थित है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर से यह नदी निकलती है और आंध्र प्रदेश में यहाँ त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक यानी महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, ये गोदावरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको जान लेते हैं। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है इनके बारे में। देखिए, प्राणहिता, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। इंद्रावती, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा, या इन्हें मंजीरा भी कहते हैं, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। एक और इंपॉर्टेंट है साबरी, यह भी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो देखिए, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? आपको बताना है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है फुलहर झील, ऑप्शन बी है कोलेरू झील, ऑप्शन सी है अंचार झील और ऑप्शन डी है हमीरसर झील। तो बताइए कौन सा झील कश्मीर में स्थित है? जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अवस्थित झील है वह है अंचार झील। ठीक है, अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह आप अंचार झील की तस्वीर भी देख रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी झील है? अंचार झील, अंचार झील है। और यह कहाँ स्थित है? अंचार झील है और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अंचार झील एक समय बहुत चर्चा में आई थी जब इसका जो है अस्तित्व संकट में पड़ गया था, तो उस समय यह झील बहुत चर्चा में थी और अक्सर परीक्षाओं में अंचार झील के बारे में पूछा जाता था। ठीक है, तो अभी भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर में स्थित जो झील है इसमें से अंचार झील है। अब देखिए, इसमें एक झील दिया फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ स्थित है? फुलहर झील जो है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, पीलीभीत जिले में स्थित है। और यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह जो है गोमती नदी का उद्गम है। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम इसी फुलहर झील से होता है। ठीक है ना, तो गोमती नदी का उद्गम है फुलहर झील में, तो इसे याद रखिएगा। और यह किस जिले में स्थित है? तो पीलीभीत जिले में स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है या मिलान करने को आता है कि फुलहर झील किस जिले में स्थित है, तो पीलीभीत जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगली झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? यह एक मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील क्या है? मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। मीठे पानी की झील है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं, अगला दिया है हमीरसर झील। इसके बारे में भी देख लेते हैं, आखिर हमीरसर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए हमीरसर झील, देखिए इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोग तेजी से राजस्थान मार के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमीरसर झील जो है वह राजस्थान में नहीं है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, हमीरसर झील गुजरात राज्य में स्थित है और कच्छ जिले के, गुजरात में कच्छ जिले के भुज शहर में, कच्छ जिले के भुज शहर में स्थित है। ठीक है, तो हमीरसर झील कहाँ है? यह जो है गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भुज शहर में स्थित है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह एक कृत्रिम झील है। ठीक है, हमीरसर झील क्या है? एक कृत्रिम झील है और यह जो है 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। यह गुजरात राज्य के भुज शहर में, कच्छ जिले के भुज शहर में स्थित है। ठीक है, कृत्रिम झील है और 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में एक राजा थे यहाँ के राव हमीर जी, राव हमीर जी, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में निर्मित है। ठीक है, और यहाँ के राजा थे राव हमीर जी, इन्होंने हमीरसर झील का निर्माण कराया था। इन्हीं के नाम पे हमीरसर झील इसका नाम पड़ा है। ये चारों झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कहाँ स्थित है इनसे मिलान करने को प्रश्न आता है या
कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है, कौन गुजरात में स्थित है या उसके राज्य से संबंधित। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, तो कहां पर स्थित है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल? ऑप्शन ए है हरिद्वार में, ऑप्शन बी है नरोरा में, ऑप्शन सी है बरेली में और ऑप्शन डी है कानपुर में। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा नदी पे कहाँ स्थित है? आपको यह बताना है कि वह हरिद्वार में स्थित है, वह नरोरा में स्थित है, वह बरेली में स्थित है या वह कानपुर में स्थित है। जो तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि निचली गंगा नहर कहाँ स्थित है। तो देखिए, निचली गंगा नहर का कहाँ है? यह जो है नरौरा में है। ठीक है, इसका निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नरौरा में। और नरौरा कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। और देखिए, निचली गंगा नहर का जो निर्माण है वह कब पूरा हुआ था? तो 1878 ईस्वी में इसका 1878 ईस्वी में निचली गंगा नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, निचली गंगा नहर का जो निर्माण पूरा हुआ था या निर्माण किया गया था, यह कब किया गया था? 1878 ईस्वी में। और देखिए, मुख्य जो नहर है उसकी लंबाई कितनी है? मुख्य नहर की लंबाई यह भी बता देते हैं, मुख्य नहर की लंबाई है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो निचली गंगा नहर के जो मुख्य नहर की लंबाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो नरोरा में। नरोरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। और जो निचली गंगा नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है सतलज। तो बताइए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये भाखड़ा नांगल बांध की तस्वीर है। ठीक है ना, ये तस्वीर जो है भाखड़ा नांगल बांध की तस्वीर है। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। चलिए बताइए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। अब देखिए, भाखड़ा और नांगल जो परियोजना है यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है? एक बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, उद्देशीय। देखिए, मैं इसको सही से नोट कर दूं क्योंकि आप इसका प्रिंट भी लेंगे। एक बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है ना, बहुउद्देशीय परियोजना है, इस बात को याद रखिएगा। और यह जो है, देखिए इसमें 3 राज्य शामिल हैं इस परियोजना में। एक है पंजाब, दूसरा है हरियाणा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उसके बाद कौन है? तीसरा राजस्थान। ठीक है, तो यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा में और दूसरा जो है नांगल में। ठीक है, नांगल में, भाखड़ा और नांगल में 2 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, 2 बांध बनाए गए हैं भाखड़ा और नांगल में। ये बांधों का जो निर्माण हुआ है किस नदी पे हुआ है? तो यह हुआ है सतलज नदी पे। ठीक है, तो भाखड़ा और नांगल में 2 बांधों का निर्माण किया गया है और यह जो है सतलज नदी पर इन बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, इन बांधों का जो निर्माण कार्य है कब पूरा किया गया? तो 1963 में इन बांधों का निर्माण पूरा किया गया था, 1963 ईस्वी में। ठीक है ना, अब देखिए यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अब देखिए जो ये भाखड़ा नांगल बांध है, इसके जो पीछे का ये इलाका है, याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह जो पीछे का इलाका है इसे कहते हैं, जो जलाशय है जिसे, इसे कहते हैं गोविंद सागर। क्या कहते हैं? गोविंद सागर के नाम से इसे जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे का जो हिस्सा है या जो जलाशय है उसका, उसे गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि गोविंद सागर कहाँ स्थित है। तो यह जो है भाखड़ा बांध का जो जलाशय है उसे गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। अब बताइए कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। यह हमने आपको डिटेल से बताया। ठीक है ना, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर किया गया। अब देखिए जो इसका कमांड क्षेत्र है, कहाँ तक जो है यह कवर करता है, कहाँ तक की एरिया तक इसका जल पहुंचता है, तो वह है कमांड क्षेत्र
इसके बारे में भी जान लीजिए कि इसका कमांड क्षेत्र कहाँ तक है। तो इसका कमांड क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा में भी है, और राजस्थान में भी है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका कमांड क्षेत्र 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? आपको बताना है कि जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है यह किस नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन ए है भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन बी है यमुना एवं भागीरथी, ऑप्शन सी है काली एवं टोस, और ऑप्शन डी है भागीरथी एवं भीलंगना। तो बताइए जो टिहरी बांध है वह कहाँ बनाया गया है, किन नदियों पर बनाया गया है? ठीक है, तो देखिए ये टिहरी बांध की खूबसूरत तस्वीर है, यहाँ लिख देता हूं, ये है टिहरी बांध। ठीक है, तो टिहरी बांध की खूबसूरत तस्वीर है ये बहुत ऊंचा बांध है। ठीक है, तो टिहरी बांध, टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया है वह भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर किया गया है। ठीक है ना, इतना ही याद रखिए, ये बहुत है कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है, पहली चीज तो। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है ना, और यह भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, और यह भागीरथी एवं भीलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। देखिए पोंग बांध इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब, और ऑप्शन डी है ब्यास नदी। तो जल्दी से आप बताइए कि जो पोंग बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करिए। तो देखिए पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, पोंग बांध का जो निर्माण है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है पोंग बांध, और यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। इस बांध की जो ऊंचाई है, इस बांध की ऊंचाई कितनी है? पोंग बांध की ऊंचाई है 133 मीटर। ठीक है, 133 मीटर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो टिहरी बांध है यह देश का एक सबसे ऊंचा बांध है, और यह जो है इसकी ऊंचाई कितनी है टिहरी बांध की? 260.5 मीटर इसकी टिहरी बांध की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा, जो टिहरी बांध की ऊंचाई है यह 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यह अपनी ऊंचाई के लिए भी हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, अब आ जाइए पोंग बांध पे। पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ब्यास नदी पर है, और इस बांध की जो ऊंचाई है वह 133 मीटर है। ठीक है ना, अब देखिए ये है पोंग बांध की तस्वीर। ठीक है, कौन सा बांध है? पोंग बांध, और यह किस पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। देखिए एक चीज और है, कभी कभी यह पूछ लेता है कि पोंग बांध किस राज्य में स्थित है, तो वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? आपको बताना है कि आम की बीज रहित प्रजाति मतलब जिसमें बीज नहीं होते। तो ऑप्शन ए है रत्ना, ऑप्शन बी है बॉम्बे ग्रीन, ऑप्शन सी है कृष्णा भोग, और ऑप्शन डी है सिंधु। तो देखिए आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है? तो वह है सिंधु। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है? सिंधु है, इसे याद रखिएगा। सिंधु आम की बीज रहित प्रजाति है, और यह प्रश्न कृषि से संबंधित आ गया है यहाँ। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, आम की बीज रहित प्रजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन डी है लौह अयस्क। तो बताइए कि विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं?
तो देखिए विंध्य शैलों में जो बृहद भंडार पाए जाते हैं वो किसके, चूना पत्थर के पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है। विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं, और यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि विंध्य शैलों में सबसे ज्यादा जो भंडार हैं वो चूना पत्थर के हैं, और यही विंध्य शैलों के चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार भी है। ठीक है, इस क्षेत्र के सीमेंट उद्योग का आधार है। ठीक है, यह सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल देते हैं यही चूना पत्थर, और यह जो है सीमेंट उद्योग के आधार हैं विंध्य पर्वत के जो चूना पत्थर है विंध्य शैलों के। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। आप बताइए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो ऑप्शन ए है सीसा का, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी है जस्ता का, और ऑप्शन डी है तांबा का। तो बताइए कि बॉक्साइट अयस्क किसका है, सीसा का है, एल्यूमिनियम का है, जस्ता का है या तांबा का है। तो बताइए, आपको पता है कि बॉक्साइट अयस्क जो होता है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है ना, बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, और इसका कलर जो है, जो इसमें लोहे की मात्रा होती है उसके कम या ज्यादा होने पर इसका रंग अलग अलग होता है। यह सफेद भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो बॉक्साइट अयस्क है वो किसका है, तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वह बॉक्साइट अयस्क है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।